आतंक वर्सेस अमन चैन, पीएफआई पर 5 साल का बैन। आतंक के ताबूत में कानून की कील। एक नोटिफिकेशन से टेरर फैक्ट्री सील। ऑपरेशन ऑक्टोपस, 2 राउंड में ताबड़तोड़ रेड। तीन 300 से ज्यादा अरेस्ट, खुलासे बेहद सनसनीखेज। टेरर लिंक के पुख्ता सबूत, 8 सहयोगी संगठन भी बैन। अब न होगी फंडिंग, मेंबरशिप भी बंद। पीएफआई का गेम ओवर, टेरर फाइल क्लोज। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर एक्शन के बाद से हड़कंप मचा है। पीएफआई पर बैन के बाद देश भर में पुलिस और दूसरी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई, तो इधर पीएफआई के दफ्तरों पर भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की। पीएफआई पर एक्शन के साथ ही अब इस पर बैन लगाने के साथ ही कई जगह से प्रदर्शन होने की संभावना भी जताई गई, जिसके चलते आरएसएस की हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही पीएफआई दफ्तरों पर भी नजर रखी जा रही है। यानी पीएफआई पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है और एक्शन भी सामने आया है। लेकिन इस एक्शन से ओवैसी, लालू, शफीकुर रहमान बर्क जैसे बड़े बड़े नेताओं के चेहरे बेचैन हो गए हैं। अभी अभी अजदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर खुलकर अपनी बात रखने वाले ओवैसी आज अपना मोबाइल देखकर नोट पढ़ रहे थे। ओवैसी ने खुलकर पीएफआई पर बैन का विरोध किया। कहा पीएफआई की कट्टर सोच का विरोध करते हैं, हमेशा किया है, लेकिन पूरे संगठन पर बैन लगाना ठीक बात नहीं है। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का, और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके के संगठन जो राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात, जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। तो ओवैसी ने कहा कि जो ये कट्टरपंथ है ये एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। नाम नहीं लिया लेकिन इशारा आरएसएस की ओर था। लेकिन लालू यादव ने तो खुलकर आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी। लालू ने कहा कि
पीएफआई की तरह सरकार आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाए। सरकार मुस्लिम समुदाय को परेशान कर रही है, यह बात भी लालू यादव ने कहा। के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं। लालू यादव को आपने सुना। पीएफआई पर बैन के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने भी इंडिया टीवी से खास बातचीत की। टेनी ने कहा कि शुरुआती तफ्तीश में पीएफआई के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का उन्होंने स्वागत भी किया। सुनिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी हमारे साथ हैं। सर, पीएफआई पे 5 साल के लिए बैन लगा दिया है, किस तरह के सबूत मिले थे? कुछ दिन पहले छापेमारी भी हुई थी, कई लोग गिरफ्तार भी किया गया। आप सबको जैसी जानकारी है, पहले भी छापेमारी 2 बार हुई है प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर के, और उसी के आधार पर जांच पहले से चल रही थी। जब उसके जानकारियां हुई उसी के आधार पर छापे पड़े हैं और जो जानकारियां आई हैं, जो सबूत और तथ्य मिले हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे ही, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो या आरएसएस के नेता उनके निशाने पर। ये सब जांच चल रही है, जांच पूरी होगी तो निश्चित रूप से आपको शेयर करेंगे। किस तरह से सर वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे? टेरर लिंक्स भी सामने आए हैं। अभी सारी, जैसे मैंने कहा, अभी जांच चल ही रही है, लेकिन इतनी जांच हो चुकी है जिससे ये लगता है कि ये संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और देश की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए अपना काम कर रहा था। क्या एसटीपीआई पे भी बैन लगाया जाएगा? अब ये समय की बात है, जांच में क्या आता है, अभी भविष्य में क्या होगा अभी क्या मैं बताऊं। विपक्ष अभी से आरोप लगा रहा है कि ये एक तरह से इमरजेंसी का दौर चल रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। 2014 के बाद यहाँ एक ऐसी सरकार काम कर रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे देश और दुनिया में जहाँ उन्होंने परिणाम दिए हैं, वहीं देश में भी और दूसरी गतिविधियों में भी हमारे गृह मंत्री जी ने लगातार इस तरह से काम किया है, जिससे देश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कानून की व्यवस्थाओं के अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। वो इससे उनमें हताशा और निराशा है और मैं उनके लिए सहानुभूति है। विपक्ष के नेता तो ये भी कह रहे हैं जैसे पीएफआई है वैसे ही आरएसएस पे बैन लगाने की मांग। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, वो उन लोगों का कहने का तो क्या स्तर है आप समझ ही रहे हैं। कई बार तो वो ऐसी बातें कह देते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने देश के प्रति ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो करते हैं। तो उसके लिए पीएफआई का मकसद क्या इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे इंडिया को? देखिए, अब ये सब जांच का विषय है, जांच पूरी होगी तो हम आपको बताएंगे। इतनी हिम्मत और इतना उन लोगों को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो या अमित शाह की रैली हो, जांच हो रही है ना। मैंने आपको कहा कि जांच हो रही है, जांच से जो भी तथ्य आएंगे हम आपको बताएंगे। पीएफआई पर बैन के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हर कोई अपने हिसाब से नफा नुकसान के तौर पर प्रतिक्रिया दे रहा है, सियासी बयानबाजी कर रहा है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बैन का विरोध किया और कहा कि ऐसे तो सभी पार्टियों पर बैन लग जाएगा। आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, आरएसएस पर भी बैन होना चाहिए। सर, जिस तरीके से ये बैन लगाया है पीएफआई पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इस बैन को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बैन मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अगर बैन लगाएंगे तो सारी पार्टियां हिंदुस्तान की बंद हो जाएंगी, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर जो जमहूरियत है, तो जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है हमारे सामने। उसमें कोई ऐसी दफ़ा नहीं है कि उनको मतलब ये देश के लोगों पर इस तरीके से कोई कहने का हक ना दिया जाए, पाबंदी लगाई जाए। आपके हिसाब से पीएफआई किस तरीके का काम करती है? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो देश को बांटने का काम कर रही थी, आतंकी गठनियों में सम्मिलित थी। वर्किंग कमेटी जाने, वो पार्टी जाने क्या करना है उनकी। मैं तो दखल नहीं दे सकता उनकी पार्टी के मामलात में। जी, मैं उनकी पार्टी का नहीं, मैं समाजवादी का हूँ, समाजवादी की बात कहूँगा मैं तो। हजारों करोड़ रुपए वहाँ फर्जी तरीके से आ रहे थे, कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा था, देश में गतिरोध बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो देखें, अब उन्होंने बैन लगा दिया, वो सब इस पर सब मालूमात कर ही रहे होंगे। आपके हिसाब से बैन ठीक नहीं है, गलत किया? मुनासिब नहीं है। एक वो भी देश में डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इसके बावजूद
किसी को अपनी बात कहने का हक न देना, ये नाइंसाफ़ी है। आपके हिसाब से पीएफआई क्या करती थी? क्योंकि केंद्र सरकार ने तो कहा है कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहती थी, इसी वजह से इनके ऊपर बैन किया गया है। अब उनके हर काम को आप संदिग्ध यानी मशकूक निगाहों से देखते हैं, तो ये तो आपकी तंग नजरी है, ये बात नहीं। तो आप उसको एक संस्था मानते हैं या राजनीतिक दल मानते हैं पीएफआई को? है? पीएफआई को आप क्या राजनीतिक दल मानते हैं कोई? मैं तो राजनीतिक पार्टी मानता। लेकिन उनके जो काम थे वो काम बहुत अलग टाइप के थे। अगर गवर्नमेंट की निगाह में यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गलत है तो बतलाएं, वो अपने कोर्ट में जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे ये तो हो जाने। गवर्नमेंट ने तो बताया है कि वो जिस तरीके का काम कर रहे थे वो देश विरोधी था, दंगों में काम कर रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे। तो वो कुछ भी कर सकती है। मुसलमानों को, हम मुसलमान हैं, हमारे साथ कितना इस देश में नाइंसाफ़ी हो रही है और हुई है, तो इसका आज तक उसका उन्होंने कोई इसमें मरहम तक भी नहीं रखा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई, जिसमें कि कोई भी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब ये हुआ तो सारा वर्ल्ड का, देशों का मुसलमान जो है वो भी खड़ा हो गया, उसने भी कंडम किया इस बात को। तो यहाँ किसी ने प्रेस तो नहीं किया सरकार की तरफ से? सरकार ने उसमें कार्रवाई भी की, नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की? कार्रवाई कुछ भी नहीं की। आज तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, जेल नहीं भेजा, उन पर मुकदमा नहीं चलाया। एक बार आपने आरएसएस के साथ भी तुलना की थी पीएफआई की। ये तुलना भी है, आरएसएस का भी वर्क और उनका देखिए आपस में। बहरहाल वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं और आरएसएस क्या काम कर रही है। आरएसएस तो कभी कोई कंडम नहीं किया गया। आरएसएस तो खिलाफ है मुसलमानों के। तो कई ऐसे नेता हैं जो आरएसएस को लेकर निशाना साध रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर शकूबर रहमान वर्क को। लेकिन पीएफआई को जो बैन किया गया उसको लेकर आरएसएस का भी रिएक्शन आ चुका है। अब आरएसएस की ओर से इंद्रेश कुमार ने पीएफआई को कहा है कि वो राष्ट्रद्रोही है और देश विरोधी संगठन है, और उस पर बैन लगाना बिल्कुल सही उन्होंने ठहराया है। इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि पीएफआई की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इन सबको सबक सिखाने की जरूरत भी है। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है, और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए, और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई पर बैन लग चुका है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। पलटवार करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को यह कार्रवाई चुभ रही है। सुनिए। पीएफआई अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। पीएफआई पे 5 साल की पाबंदी क्यों लगी है? अगर वो इतनी खतरनाक है तो 5 साल के बाद दोबारा पीएफआई के लोग अपने आप को संगठित कर सकते हैं। ये दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, और उसके बाद फिर चुनाव है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में ये चुनाव जीतने वाली नहीं है, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है, और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी
देश की सुरक्षा पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे, कभी जो है वो आतंकवादियों के मारे जाने पर बवाल करेंगे। और आज यही लोग उन संगठनों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।